उन्नाव में हुई सनसनीखेज हत्या का पुलिस ने सिर्फ 24 घंटे के भीतर ही खुलासा कर दिया है। कोतवाली सदर पुलिस एसओजी और सर्विलांस की टीम की संयुक्त कार्रवाई में मुख्य आरोपी सज्जन राठौर को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसका साथी संतोष अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मामला 24 अक्टूबर की रात करीब 10:30 बजे का है, जब उत्तम हॉस्पिटल के सामने संजय सिंह नामक युवक की सिर पर ईंट मारकर हत्या कर दी गई थी। वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था और पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। आज तड़के करीब 3 बजे पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि हत्या का आरोपी सज्जन राठौर अपने साथी के साथ कारोवन गांव के पास मौजूद है। सूचना पर थाना कोतवाली सदर पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम ने संयुक्त रूप से घेराबंदी की। जैसे ही पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायर की, जिसमें सज्जन राठौर के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं उसका साथी संतोष मौके से भाग निकला। पूछताछ में घायल आरोपी ने कबूल किया कि उसने अपने मौसेरे भाई संतोष के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के चलते संजय सिंह की हत्या की थी। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। घायल आरोपी को जिला अस्पताल उन्नाव में भर्ती कराया गया, जबकि फरार आरोपी की तलाश पुलिस कई टीमों के माध्यम से दबिश देकर कर रही है। दिनांक 24 अक्टूबर 2025 को अक्षत सिंह पुत्र स्वर्गीय राजेंद्र सिंह द्वारा तहरीर दी गई थाना कोतवाली सदर पर कि उसके भाई संजय सिंह की हत्या कर दी गई है ईंट से मारकर। इसका घटनास्थल था शेखपुर नरी, जो कि शुभी अस्पताल के पास था। इसमें जो मुख्य आरोपित हैं वो है सज्जन राठौर व उसका साथी अंकित। मुखबिर खास की सूचना पर पाया गया कि सज्जन राठौर व उसका साथी करोवन गांव से पहले करोवन रोड के पास कहीं छुपा हुआ है। हमारी पुलिस की टीम, जो कि थाना कोतवाली सदर और एसओजी की टीम दोनों मिलकर मौके पर पहुंची और घेराबंदी शुरू कर दी। घेराबंदी करने के दौरान सज्जन राठौर व उसके साथी द्वारा पुलिस टीम पर फायर करा गया। इसमें जवाबी कार्रवाई के चलते अपने बचाव के लिए पुलिस टीम ने भी फायर करा तो सज्जन सिंह के पैर पर गोली लग गई। जानकारी करी तो पाया जो उसका साथी था, जो फरार हो गया मौके से, उसका नाम था संतोष राठौर। संतोष राठौर संजय राठौर की मौसी का बेटा था। इसमें सज्जन राठौर को चिकित्सा हेतु अस्पताल भेजा जा चुका है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गोंडा जिला के करनैलगंज स्थित सरयू डिग्री कॉलेज में आयोजित 3 दिवसीय सांसद खेल स्पर्धा में ग्रामीण अंचल के खिलाड़ियों की प्रतिभा और जोश देखने को मिल रहा है। खेल मैदान में खिलाड़ियों की उमंग, दर्शकों का उत्साह और सांसद के तेवर, तीनों ने मिलकर पूरे आयोजन को स्पोर्ट विद एक्शन का रंग दे दिया है। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए कैसरगंज सांसद करण भूषण शरण सिंह ने कहा कि यह खेल महोत्सव ग्रामीण युवाओं को पहचान देने और उन्हें आगे बढ़ने का एक सशक्त मंच है। उन्होंने कहा कि कैसरगंज संसदीय क्षेत्र से अब 65,000 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जो क्षेत्र के युवाओं के उत्साह और ऊर्जा को दर्शाता है। सांसद ने कहा कि हमारे क्षेत्र में 65% आबादी युवा है। यह आयोजन उन युवाओं के लिए अवसर है जो अपने गांव से निकलकर प्रदेश और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। खेलों के साथ ही सांसद ने प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार पर शून्य सहनशीलता की नीति पर काम कर रही है। सीएचसी कैसरगंज के निरीक्षण के दौरान मरीजों को भोजन न मिलने पर भी उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है, जांच के बाद कड़ी कार्रवाई होगी। आज यहाँ पे सांसद खेल महोत्सव का तीसरा चरण है। पहला तरफगंज और वजीरगंज का वहाँ नंदनी में हुआ, दूसरा तरफगंज और ये बेलसर ब्लॉक का बेलसर में हुआ। आज यहाँ पे परसपुर और करनैलगंज के बच्चों का यहाँ पे कार्यक्रम है सांसद खेल महोत्सव, जिसमें मेरी लोकसभा से खिलाड़ी 65,000 लोग ने रजिस्ट्रेशन किया। ये माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल है। इससे ग्रामीण खेल के खिलाड़ियों को एक उचित मंच मिलेगा और उनकी कला को निखारने में मदद मिलेगी। किस प्रकार के खेल का आज खिलाड़ियों ने? इसमें एथलेटिक्स से जुड़े हुए सारे खेल हैं और इसमें प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि हम लोग को एक अपने मतलब पुराने खेल को जोड़ना है, तो उसमें हम लोग ने सुर लिया है। और 200 मीटर जूनियर लाठी बालिका वर्ग करनैलगंज और परसपुर जो भी
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ पर जो मरीज भर्ती हैं उनको नाश्ता और खाने की व्यवस्था नचर है। हर स्टेट में वहाँ छापेमारी निरीक्षण किया और कुछ दिशा निर्देश दिए। सेमो गौड़ा के पर कई भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मगर अब तक आपकी सरकार ने उनको हटाया नहीं। कई आप सांसद देखिए हैं और कई मामले ऐसे हैं जो ये मामला संज्ञान में आया है, जो यहाँ पे अभी जो स्वास्थ्य केंद्र पे जो आप बताए समस्या अभी संज्ञान में आया है। इसमें हम लोग की भी बात हुई है और जो उसमें सरकार उन पर जब कार्रवाई करेगी, जब वो किसी चीज़ में उचित पाई जाएंगी उन पर कार्रवाई होगी। डीएम गोंडा नेहा शर्मा का ट्रांसफर हो सकता है, तो ये देखिए हर किसी का कार्यकाल है, वो सरकार उसमें अपना देखती है कि किसका कार्यकाल कब पूरा हो रहा है। उनका कार्यकाल पूरा हो गया, अब उनका जाने का समय आ गया है। आरोप भी लगे हैं, हाईकोर्ट ने कई बार लिख के दिया है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार साबित होगा तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। सरकार इस चीज़ में बहुत तेज है। ये भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार है। ग्रामीण खिलाड़ियों को खेल क्षेत्र में आगे लाने के लिए सांसद खेल रत्न कितना योगदान देगा? बहुत योगदान देगा। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस भारत में पहली बार ऐसा कोई प्रधानमंत्री हुआ जो किसानों के बारे में सोचा, खिलाड़ियों के बारे में सोच रहा है। इस भारत की 65% आबादी युवा है और खेल के माध्यम से वो मजबूत बनेंगे और आगे बढ़ेंगे। और हम लोग का प्रयास ये है कि मैं चाहता हूँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी लोकसभा से भी कोई यहाँ के बच्चा निकल के ओलंपिक में जाए। एक बहुत गंभीर सवाल है। गोंडा 75वीं रैंकिंग में आया और सारे सांसद विधायक भाजपा के फिर किसको दोषी मानते हैं? प्रशासन को मानते हैं या उचित मॉनिटरिंग की दोष देंगे? उचित मॉनिटरिंग के दोष देंगे। इसमें हर किसी को मेहनत करनी पड़ेगी। अभी जैसे बीच में जब बहुत पहले का एक सर्वे था तो उसमें एकदम लास्ट स्थान पे था, लेकिन उस स्थान से उठ के ऊपर आया। लेकिन अभी नई चीज़ पता लगी, अब सबको मॉनिटरिंग पे एक बैठक होनी है। इसमें फिर देखते हैं, अपनी तरफ से सबको प्रयास कर रहे हैं। अयोध्या नगर कोतवाली क्षेत्र के गुदड़ी बाजार चौराहे के पास ई रिक्शा में सवार एक बुजुर्ग महिला के साथ चेन स्क्रैचिंग की वारदात सामने आई है। स्थानीय लोगों की मदद से एक महिला और एक युवती को पकड़ लिया गया, जबकि गिरोह की 2 महिलाएं और मौके से फरार हो गई। जानकारी के अनुसार नियामा चौराहे से 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला दवा कराने के बाद ई रिक्शा से चौक की ओर लौट रही थी। रास्ते में 3 महिलाएं और एक युवती भी उसी रास्ते में सवार हो गई। बुजुर्ग महिला के अनुसार यात्रा के दौरान एक युवती ने उसके पैर को दबाया, जबकि बगल में बैठी दूसरी महिला ने गले से सोने की चैन उतार ली। जब रिक्शा चौक बाजार के पास पहुंचा तो महिला को चोरी का एहसास हुआ तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस दौरान 2 महिलाएं मौके से भाग निकली, लेकिन लोगों ने एक युवती और एक महिला को पकड़ लिया। पीड़ित के अनुसार चोरी हुई चैन करीब 2 तोले सोने की थी। घटना की सूचना पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करना शुरू कर दी है। नगर कोतवाली प्रभारी अश्वनी पांडे ने बताया कि पकड़ी गई महिला या युवती से पूछताछ की जा रही है। साथ ही फरार 2 महिलाओं की तलाश के लिए टीम लगाई गई है। क्या पता चला ये हमारे मोहल्ले की हैं, बगल में रहती हैं, तो इन्होंने बताया कि इनकी चैन जो है चोरी कर रही थी। तो हम लोग अभी देखे पकड़ी को, लड़की को पकड़ के बैठाए उठाए, पर अभी पुलिस आई है, उनको ले गई है। अब चच्ची जाएंगी, देखिए क्या कहती हैं जाके। जी कैसे आप लोग ने इसको पकड़ा? हम लोग जब आए तो चच्ची पकड़ के बैठी हुई थी, उसके गले में दुपट्टा डाल के पकड़ के चच्ची बैठी थी। तो हम लोग ने यहीं बैठाया, उसको पकड़ के 2 लोग थी और 2 लोग पता चला भाग गई हैं। जी भैया ये यही गुदड़ी बाजार चौराहे पर क्या हुआ? गले में चैन रहा 2 तोले का, वो निकाल ली। एक लड़की हमरे पैर पर दबाए, खूब कस के दबाए है। हम चिल्ला रहे हैं, दर पैर तोड़ो, पैर टूट जाए, छोड़ती नहीं, हटती नहीं। और ये चैन निकाल रही है और पता नहीं 4 लोग, चारों औरत रही। 2 भाग गई हैं, जैसे वो इनका लोग पकड़ा वैसे छोड़े। बैठी थी आप? हम तो हॉस्पिटल से आ रहे हैं, वहाँ नियामा चौराहा से। क्या रिक्शा पर थी क्या? जी हाँ, रिक्शा पर यहाँ गुदड़ी बाजार चौराहा पर ये रिक्शा रुकवा कर तो बैठी, कहीं हमको अयोध्या जाना है। हम कहा भैया बैठा लो, हम लोग आगे उतर जावे।
तो वही ये सब बैठी हैं। तो 3 मिली तो बैठ गई और एक लड़की जो है हमारे दोनों पैर, ये देखो पैर धे के दबाए है वही पर कस के और खूब हमचा ऐसे दबाए होते। हम कहे बहनी नीचे धर लो पैर, बात ही नई जगह है, नई जगह। हम कहे नीचे जगह है, नीचे पैर रखो, हमारा पैर टूट जाए। चिल्लाते हैं मगर वो उधर ही ना, और ये इधर से निकाल रही है। इधर जब कीमत होगी चैन की, चैन का चैन की कितनी कीमत है? 2 तोला है 2 तोला जी। पुलिस आई लेके गई है 2 लोगों को। हाँ 4 लोग थे। हाँ 4 है, 2 भाग गई हैं, 2 पकड़ी। अभी क्या चाह रही हैं आप? और क्या चाहेंगे कि ऐसा कर दो कि किसी का फिर ऐसा नौबत ना आवे। इनकी चैन तो वो लेके भाग गई जिसको हाथ पकड़ के सब लोगों ने रोका था, और इन लोग पता सही नहीं बता रही, कभी घर पे, कभी नवाबगंज, कभी गोसाईगंज, कभी कहाँ। 4 महल की 4 बार लोग पूछे, सब अलग पता बता रही है। एक इधर भाग के गई है और एक इधर विक्रम से भाग के गई है। जब हमने देखा तो हम रुके, हम भी रास्ता चलते हैं। उसके बाद इनसे पूछा क्या हुआ, कहीं चैन? तो हमने कहा भागो नहीं, अगर नहीं लिए हो तो क्यों भाग रही हो, बता दो। लेकिन एक जबरदस्ती हाथ छुड़ा के विक्रम को हाथ दे के भाग रही। क्या लोग थे घटना? 4 लोग थी। क्या वही रिक्शा वाला भी मिला था क्या? अब वो तो हमें नहीं मालूम, नहीं खड़ा था, भीड़ में नहीं देख पाए, लेकिन विक्रम वाला जबरदस्ती भगा के गया है। विक्रम पे बैठ के सब लोग ने कहा कि भैया वो विक्रम पे बैठ के जा रही है। सब लोग मतलब 8-10 लोग दौड़े तो विक्रम वाला चला गया। फिर ये 2 और भाग जाती है अगर इधर ना देखा जाए। नंबर नोट किया? नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा। अयोध्या से खबर है, जहां राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी आज अयोध्या पहुंचे। वह बस्ती में होने वाले आगामी रालोद रैली की तैयारियों का जायजा लेने आए थे। अयोध्या के सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रैली की रणनीतियों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि रालोद एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और आगे भी रहेगा। त्रिलोक त्यागी ने कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव में एनडीए को और मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने 2024 में लोकसभा चुनाव में गठबंधन के कमजोर करने की बात भी स्वीकार कही। बिहार की राजनीति पर बोलते हुए त्रिलोक त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार ईमानदार और चौधरी चरण सिंह के सच्चे शिष्य हैं। उन्होंने कहा कि इनकी ईमानदारी और निष्ठा को कभी नकारा नहीं जा सकता। त्रिलोक त्यागी ने बताया कि 30 अक्टूबर को बस्ती में सरदार पटेल जयंती पर बड़ी रैली आयोजित हो रही है। इस रैली में रालोद प्रमुख जयंत चौधरी मुख्य अतिथि होंगे। उन्होंने कहा कि धर्म, जाति और वर्गों की एकता आज समय की सबसे बड़ी जरूरत है ताकि समाज में विघटित फैलाने वाले ताकतों को रोका जा सके। जो 30 तारीख को बस्ती में एक बड़ी रैली होने जा रही है, हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मना रहे हैं। किसानों के नेता थे वो, देश में एकता के प्रतीक थे, तो हम लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। बस्ती में एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। जयंत चौधरी जी उसमें चीफ गेस्ट हैं। और हम लोगों ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती से एकता यात्रा की शुरुआत की थी। हमने 2 अक्टूबर से शुरू करके और 31 अक्टूबर पटेल जयंती तक हमने पूरे देश में एकता का संदेश करने के लिए कार्यक्रम करा। जयंत चौधरी जी इस कार्यक्रम के तहत कई राज्यों में गए, राजस्थान गए, भुवनेश्वर गए, उड़ीसा, बस्ती आ रहे हैं। और मैं लगातार इस कार्यक्रम में मैंने 15-20 मीटिंग की हैं। हमने अपने मंडलों के सम्मेलन किए, हमारे कार्यकर्ताओं ने अपने जिलों में कार्यक्रम किए। और आज समाज में एकता की ज़रूरत है। आज धर्मों की एकता, जातियों की एकता, वर्गों की एकता, इस एकता की आवश्यकता है। आज समाज में लोग विघटन कर रहे हैं। और मैं साफ तौर से कहूँगा, कुछ ऐसे लोग जिनको मैं एक तरह से राजनीति में छुटवैये कहूँगा, जिन्होंने तरह तरह के संगठन बना लिए हैं और वो तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। अब कोई किसी के खिलाफ बोल रहा है, कोई किसी के खिलाफ बोल रहा है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनको कोई नहीं जानता है, वो अपनी पहचान बनाने के लिए गाली गलौज का माहौल बना रहे हैं समाज में, वर्गों में, जातियों में। उसको ख़त्म करना, और यही हम संदेश आपके द्वारा देना चाहते हैं कि हम सामाजिक एकता चाहते हैं, समाज में बिखराव नहीं चाहते। जो लोग बिखराव चाहते हैं वो समाज के घातक लोग हैं। और मैं सभी दलों से भी हम लोग कहना चाहेंगे, सभी उनसे, और मैं उन संगठनों को, सरकार से भी हम कहना चाहते हैं कि ऐसे संगठनों को देखा जाए, वो किसी भी धर्म के हों, चाहे
वो सब धर्मों में इस तरह के लोग हैं कि जो तरह तरह की नफरत की भाषा बोल रहे हैं और वो राजनीति को भी खराब कर रहे हैं और देश की एकता को भी खराब कर रहे हैं। जिस तरह बात की जाए तो बिहार में तो एनडीए मजबूत है पहले से। नीतीश जी बहुत अच्छे नेता हैं और नीतीश जी एक बहुत ईमानदार और चरित्रवान व्यक्ति हैं। चौधरी चरण सिंह के शिष्य हैं। चौधरी चरण सिंह आइट हैं, उसी धारा में राजनीति करते हैं। तो बिहार में तो मुझे लगता है कि नीतीश जी का अपर हैंड है, कोई दिक्कत नहीं है। हम एनडीए को मजबूत कर रहे हैं। आपको याद हो कि लोकसभा के चुनाव में 24 में इधर एनडीए कमजोर रहा था। मुझे पहले भी कुछ लोगों ने पूछा कि पूर्वांचल बहुत आ रहे हो। मैं पूर्वांचल के मेरे 4-5 कार्यक्रम हो चुके हैं। जयंत चौधरी जी बनारस आए थे, गोरखपुर आए थे, अब बस्ती आ रहे हैं और फिर अयोध्या कार्यक्रम करेंगे। हमारा उद्देश्य जो एनडीए कमजोर रह गया था 24 में, उसको 27 में इधर उस कमी को हम पूरा करेंगे और आरएलडी चौधरी चरण सिंह की नीतियों को गांव-गांव, कस्बा, गली ले जाकर लोकदल को मजबूत करके एनडीए को मजबूत करने का काम करेगा। तो क्या लगता नहीं कि क्या कहा उन्होंने? अपने अखिलेश यादव वहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ के सांसद जी, और आरएलडी भी चुनाव नहीं लड़ रहा है। तो अखिलेश यादव अपने दोस्तों के साथ हैं, हम अपने दोस्तों के साथ हैं। हम एनडीए में हैं, हम एनडीए की मदद करेंगे। हम एनडीए की मदद करेंगे वहाँ, और हमारा दल है वहाँ। चौधरी चरण सिंह के मानने वाले लोग हैं और चौधरी चरण सिंह का बिहार में चौधरी चरण सिंह के मुख्यमंत्री रहे हुए हैं। लालू यादव उनके शिष्य रहे, नीतीश उनके शिष्य रहे। तो बिहार में हमारा अपना प्रभाव है। तो जहां जरूरत होगी हम एनडीए की मदद करेंगे। अयोध्या से खबर है, जहां अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष बैजनाथ रावत ने आज अयोध्या में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। बैजनाथ रावत ने बताया कि जयंती समारोह 31 अक्टूबर से 6 दिसंबर तक विभिन्न चरणों में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान हर बूथ स्तर पर सरदार पटेल की तस्वीर लगाई जाएगी और उनके विचारों को साझा किया जाएगा। रावत ने कहा कि सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता के प्रतीक हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके सम्मान में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनवाया है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले सरदार पटेल को वह सम्मान नहीं मिल पाया जो मोदी सरकार ने दिलाया है। बैजनाथ रावत ने कहा कि भाजपा सरकार हमेशा देश के महापुरुषों की जयंती सम्मान पूर्वक और व्यापक स्तर पर मनाती है। हाल ही में अहिल्याबाई होलकर और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी इसी तरह से मनाई गई थी। और माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी जितने भी महापुरुष हुए हैं और राष्ट्रवादी लोग रहे हैं, उन सब की जयंती बड़े उच्च स्तर पर मनाने का संकल्प लिया था। और उसमें जैसे अहिल्याबाई होलकर जी का हम लोग मना चुके हैं, इससे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का मना चुके हैं। इसी तरह से 31 अक्टूबर को आगामी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती 150वीं है। इस नाते उनको राष्ट्रव्यापी जयंती मनाई जाने है। उस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए हैं कि जो पार्टी की रीति नीति है और जो माननीय मोदी जी की इच्छा है, उस आधार पर हमारे कार्यकर्ता एक स्टेप बाय स्टेप लगाएं और जा कर के गाँव-गाँव तक, जन-जन तक सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों को, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को गांव तक पहुंचाएं और हर बूथ लेवल पर उनके चित्र रख के माल्यार्पण करके उनके आदर्शों का गुणगान हम लोग गांव स्तर पर करें। उस कारण से आज हम लोगों की प्रेस वार्ता है। ये प्रचार प्रसार का माध्यम भी है और आपके माध्यम से भी ये हम लोग अपेक्षा करते हैं कि आप जैसे लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ हो और आपके द्वारा ही गांव-गांव तक ये संदेश जा सकता है, क्योंकि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके हाथ में है। हमारे माध्यम आप हो, तो आप के माध्यम से हम लोग मोदी जी का संदेश गांव-गांव तक पहुंचाना चाहते हैं। और पार्टी का संगठन भी कई चरणों में मनाने की योजना है और 31 अक्टूबर से लेकर 6 दिसंबर तक ये जयंती विभिन्न चरणों में मनाई जानी है। और हम सब लोग जानते हैं कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान भारत की राजनीति में अद्वितीय रहा है और उन्होंने अपनी पढ़ाई भले इंग्लैंड में की हो, लेकिन उनका हृदय राष्ट्रवादी रहा है। और 1942 में जब
आंदोलन शुरू हुआ है भारत छोड़ो वाला, तो गांधी जी के साथ ये वकालत छोड़ के लग गए और पूरी तरह से देश की सेवा में लगे। और इन्होंने कई अनोखे काम किए हैं, जिससे सरदार की उपाधि इन्हें मिली, फिर लौह पुरुष की उपाधि मिली और भारत रत्न भी इन्हें मिला। तो जिस तरह से योगदान अखंड भारत बनाने में इनका रहा है, वो सम्मान इन्हें जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया था। लेकिन 2014 में जब आदरणीय मोदी जी की सरकार आई, तब सरदार पटेल जी के बहुत बड़ी मूर्ति लगा करके, जो विश्व की सबसे ऊंची है, 492 मीटर ऊंची है, और उसको स्थापित किया। और हम उसको एकता का प्रतीक मानते हैं। जिस तरह उन्होंने टुकड़े टुकड़े राज्यों को मिला के एक अखंड भारत बनाया था, उससे हम उनको मानते हैं कि उनकी प्रतिमा जो है एकता का प्रतीक है। और इनके आदर्शों को गांव-गांव तक हमको ले जाना है और बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं को लगाना है। हर विधानसभा स्तर पर 8 किलोमीटर की यात्रा निकाली जानी है और 8 किलोमीटर जब जो साथ चलेंगे उनकी संख्या हमारी इतनी होगी कि वो 500 से 1000 के आसपास होनी चाहिए। वो 8 किलोमीटर तक लगातार चलेंगे और हर 2 किलोमीटर पर उनका एक स्टॉपेज होगा, हम लोग ठहराव करेंगे। वहाँ पर वहाँ के आसपास के संभ्रांत लोग, विद्यालय के बच्चे, अध्यापक और जो भी प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, उनके साथ हम लोग चर्चा करेंगे और लौह पुरुष के आदर्शों को उन तक पहुँचाएँगे। रास्ते में चलने में भारतीय जनता पार्टी कोई झंडा नहीं होगा, कोई भाजपा का कोई नारा नहीं होगा, केवल राष्ट्रवादी यात्रा होगी। राष्ट्रीय झंडा लगा रहेगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के चित्र हाथ में होंगे, उनके स्लोगन हाथ में होंगे और जन जन तक पहुंचाने का मतलब है कि आज जो गिरता हुआ राष्ट्रवाद है वो नई पीढ़ी तक पहुंचाने का और नई पीढ़ी में राष्ट्रवाद। छठ पर्व को लेकर उन्नाव में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क मोड में नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शनिवार को गंगा घाट क्षेत्र के आला अधिकारी ने पैदल गश्त की और तैयारियों का जायजा लिया। एसपी जयप्रकाश सिंह के नेतृत्व में एएसपी उत्तरी अखिलेश सिंह, एडीएम सुनील कुमार, एसडीएम दीक्षित द्विवेदी, सीओ नगर दीपक यादव और गंगा घाट थाना पुलिस ने मुख्य बाजारों और संवेदनशील मार्गों पर पैदल गश्त कर सुरक्षा प्रबंधों का निरीक्षण किया। गश्त के दौरान अधिकारियों ने भीड़ प्रबंधन, यातायात नियंत्रण और घाटों की निगरानी पर विशेष जोर दिया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को चौकन्ना रहने और किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों और व्यापारियों से संवाद व स्वच्छता व्यवस्था पर भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि छठ घाटों पर साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा तैनाती के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के पूजा अर्चना कर सकें। इस पर्व पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने कहा कि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर हर स्तर पर निगरानी रखी जाएगी ताकि पर्व शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो सके।